Hello guys, welcome back to my channel UGC Net Prep. So we all know that it's high time that we should boost up our preparation. So let's start without any delay. So in my previous class, I told you about the three stages of teaching. Let's see them again. The first one is the autonomous development. Then comes the memory level, then the understanding level of teaching, and then the reflective level of teaching. So after that, we need to know the objectives of teaching. Objectives का मतलब मकसद, उद्देश्य. टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो कैसा है. ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस क्या है. तो यही इंग्लिश में लिखा है, देखिए, एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन rather than the process of instruction itself. A good objective should be specific, outcome based and measurable. It should emphasize on the output rather than the process. इंस्ट्रक्शन दिया कैसे जा रहा है उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि इंस्ट्रक्शन देने के बाद आउटकम कैसा है. तो ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का. The objectives of teaching and learning must integrate at the end of the instruction. There are two main ways of classifying instructional objectives. तो इंस्ट्रक्शन देने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको दो मेन वेज में क्लासीफाई किया गया है. वन इज डन बाय ब्लूम, whereas another classification is given by Gagnon and Briggs. तो आज हम पढ़ेंगे Bloom's classification of instructional objectives in detail. तो ब्लूम ने क्या कहा? डेविड ब्लूम उनका पूरा नाम. उन्होंने ऐसा कहा कि लर्निंग आउटकम्स जो मतलब इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हम 3 वेज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब एक उद्देश्य ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाएंगे, उसको इन्हेंस करेंगे. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हम इन्हेंस करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है. द सेकेंड वन इज़ अफेक्टिव डोमेन. इसका मीनिंग ये है कि हम पढ़ाएंगे इस उद्देश्य को लेकर कि बच्चों का एटीट्यूड ठीक हो. द थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन. इस उद्देश्य को लेकर कि बच्चों का मोटर स्किल यानी कि उनका साइकोमोटर भी बोल सकते हैं हम, फिज़िकल स्ट्रेंथ, उनका जो फिज़िकल जो स्किल्स होते हैं उनको ठीक करना, यही उद्देश्य है. तो ये सारे के सारे ये 3 जो आप देख रहे हैं, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस 3 इन डिटेल. Cognitive process and levels of knowledge matrix. Bloom's revised taxonomy. तो पहले तो ब्लूम्स का एक टैक्सोनॉमी आया, तो that was in 1956 and the revised taxonomy that came in 2001. तो Bloom's revised taxonomy not only improved the usability of it by using action word but added a cognitive and knowledge matrix. तो हम देखते हैं कि ओरिजिनल जो कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी है उसके क्या क्या स्टेजेस है. तो देखिए, दिस इज़ द डायग्राम. तो दिस वन इज़ द ओरिजिनल डोमेन and this one is the new domain. It came in 1956 and it was revised in 2001. तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे. सबसे नीचे जो है वो सिंपल है and we will go from simple to complex. क्योंकि टीचिंग का प्रोसेस तो यही है कि हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तो आएंगे नहीं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे. तो पहले नॉलेज,
मतलब हम पहले ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, हम पहले इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है उस ज्ञान को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। द थर्ड दैट कम्स दैट इज़ एप्लीकेशन। उसी ज्ञान को समझने के बाद हम अब प्रैक्टिस में लाएंगे, हम अब अप्लाई करेंगे उस ज्ञान को। द फोर्थ वन इज़ एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, उस ज्ञान को जब हमने अप्लाई कर लिया फिर हम उसे तोड़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस पार्ट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ए कम्युनिकेशन into its constituent part in such a manner that the relationship between ideas is understood better। मतलब हम उसको फिर तोड़ेंगे, जो हमने जाना, समझा, अप्लाई किया, फिर उसको हम ना थोड़ा तोड़ मोड़ के हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा है, अच्छा इसके साथ उसका ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा हम और बेहतरी से उसको समझ पाते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस में क्या है, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस में हम तोड़ते हैं और सिंथेसिस में हम उसको बेसिकली हम कंबाइन करते हैं। इट इज़ बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, जो हमने तोड़ा एनालाइज करने के टाइम में, जो हमने तोड़ा फिर उसी को हम फिर से एक होल पार्ट बना लेते हैं, सिंथेसिस। एंड देन वी इवैल्यूएट, फिर हम जजमेंट करते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो अच्छा है, वो करेंगे तो गलत होगा, ऐसा जजमेंट। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। और ये न्यू में नॉलेज का ही एक आप समझ लीजिए, उसका ही एक रूप है रिमेंबरिंग the concept, remembering the contents, the facts, information, then we understand, then we apply it into practice, and then we analyze it. After analyzing, इसमें क्या है, इसमें ये evaluation आ जाता है, इवैल्यूएशन आ जाता है। मतलब यहाँ पर इवैल्यूएशन लास्ट में था और न्यू डोमेन में इवैल्यूएशन एनालाइज के बाद आ जाता है, और सिंथेसिस का जो रूप है क्रिएटिंग, वो लास्ट में आता है। तो ये आपको कंपैरिजन दिया गया है। मेटाकॉग्निटिव का मतलब हमें पता है, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन इन जनरल। कॉग्निशन के बारे में नॉलेज, मेरे कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में मेरा ही नॉलेज, दैट इज मेटाकॉग्निटिव। ये आप थोड़ा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े ही आराम से। तो जो मैंने वहाँ पर समझाया वही यहाँ पर फिर से एक डायग्राम के रूप में आपको समझाया गया है। तो मैंने जो जो कहा वो यही है। कॉग्निटिव डोमेन, इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, दैट इज़ थिंकिंग और नॉलेज। मतलब इस डोमेन का देखिए, ये तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसके लिए था, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉग्निटिव डोमेन को अच्छा करना है, दिमाग को अच्छा करना है, दिमाग। ओके, द अदर डोमेन्स आर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट वन कम्स इज अफेक्टिव डोमेन। मैन इज ए रैशनल एनिमल, बुद्धिमान जीव है आदमी, endowed with human qualities of love, sympathy, tolerance, cooperation, fellow feeling and similar thing। तो अब अफेक्टिव डोमेन में इमोशंस वाला पार्ट आता है। मतलब पहले तो हमने दिमाग पढ़ लिया, अब हम दिल के बारे में जानेंगे। तो दिल को भी तो ठीक करना है। हम बस कॉग्निटिव स्किल्स को हमने एनहांस कर लिया तो हमारा टीचिंग का उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ ना। हमें तो अच्छा इंसान भी बनना है, हमें तो सिंपैथी भी लाना है अपने आप में। तो ये वाला पार्ट अफेक्टिव डोमेन में आता है। द टर्म अफेक्ट्स हैज़ ए लिटरेरी मीनिंग of feeling emotion and having preference for some object, issue, notion. Affect is also
treat it as a response to different social, political and economic issues in the form of attitude. तो किसी भी सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम क्या ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हम क्या शांत रह रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड वो भी ठीक होना चाहिए. ओके तो an individual has to develop and nurture desirable पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, वो तो करना ही है. तो उसके लिए जो स्टेजेस है वो आपको जानना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग. तो पहले विलिंगनेस टू लिसन. तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया है. अगर आपको ये पूरा याद नहीं रहता है तो ये आप याद रख सकते हैं R² VOC या R2 VOC, क्योंकि 2 R है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन. अब हम समझते हैं. रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन. सुनने की इच्छा तो रखना चाहिए ना. पहले तो हम कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो ठीक है, पर वो पढ़ा रहा है तो उससे सुनने की इच्छा रहनी चाहिए ना. वो इच्छा तो मन से आएगी. रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट करने की इच्छा. वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, किसी भी चीज़ को वैल्यू करने की इच्छा, इन्वॉल्व उसमें होने की इच्छा. ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया. कैरेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ. ये लास्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें पूरा बिहेवियरल चेंज लाने की इच्छा रहती है कि नहीं, आज से मैं गुस्सा एकदम नहीं करूँगा. तो ये हुआ एकदम बिहेवियरल चेंज. इफेक्टिव एजुकेशन टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ये वाला जो डोमेन है इफेक्टिव, इसको लगता है बहुत टाइम, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन में हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता. पर बिहेवियरल जो चेंजेस है इसे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंसान को. For example, any desirable change in the learner's affective behavior cannot be accomplished through a singular learning situation. As per one finding, an individual's emotional and rational component of the brain are somewhat independent of each other. जो रैशनल कंपोनेंट है और जो इमोशनल, वो दोनों डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं एक फाइंडिंग के अनुसार. बट देयर आर टाइम्स व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स वर्क इन हार्मोनी विद ईच अदर. पर ऐसे भी कई सिचुएशंस देखे गए हैं जहाँ पर इमोशनल और रैशनल वाले जो कंपोनेंट है ब्रेन के, वो एकदम एक साथ काम कर रहे हैं. When the individual is faced with a problem or dilemma and is required to make a decision, the emotional center of the brain functions first, while the rational brain is yet to start functioning. हम किसी दुविधा में फंस गए हैं, बच्चा किसी दुविधा में फंस गया है, तो पहले तो उसका इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन पहले काम करेगा कि नहीं, मुझे इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है. नहीं, मेरा दिल बोल रहा है कि यही वाला रास्ता ठीक होगा मेरे लिए भी, सबके लिए भी. तो पहले तो इमोशनल सेंटर ने काम किया और फिर जो रैशनल ब्रेन है वो फिर काम करता है आफ्टर द इमोशनल सेंटर. दिस इम्प्लाइज दैट द एजुकेशनल प्रोसेस. तो ये मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिया, वैसे ही टाइप का आपको सोचना है एजुकेशनल प्रोसेस में भी. This implies that the educational process should provide the individual with adequate knowledge. देखिए, हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी सब पढ़ते हैं, बट किसी स्कूल्स में मॉरल साइंस नाम का या वैल्यू एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट्स होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि वो अफेक्टिव जो डोमेन है उसको इन्हेंस करना चाहता है. अफेक्टिव डोमेन, देखिए वो स्कूल्स अच्छा है जिसमें ये सारे बुक्स रहते हैं, मॉरल एजुकेशन, फिर मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन. क्योंकि बस पढ़ाई नहीं, बस मैथ्स इंग्लिश जानने से नहीं होगा, आपको एक अच्छा इंसान भी तो होना है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये होना है. तो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट. Daniel Goleman calls this type of mental functioning the emotional intelligence, which enables the individual to deal intelligently with various social problems. तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, फिर इसके बाद में क्या क्या लिखा है.
And the last one is the psychomotor domain. It is mainly concerned with the acquisition of technical skill. टेक्निकल मतलब सिलाई करने का स्किल, प्लम्बरिंग जो होता है, प्लम्बर जो काम करते हैं वो एक स्किल होता है। फिर मैसन जो होते हैं, घर बनाते हैं, वो एक टेक्निकल स्किल है। तो ये सारे जो हम हाथ से कर पाते हैं, हाथ जहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, तो वो बन गया मेरा टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल्स को भी तो ठीक होना है। हमने पढ़ाई कर ली, हमने मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी सारी जान ली, हम अच्छा इंसान भी बन गए, पर हम बस में चढ़ नहीं सकते। हम बस से जब उतरते हैं तो हम गिर जाते हैं। हम साइकिल नहीं चला सकते। हम अपना कोई काम अच्छी तरह से ठीक से नहीं कर पाते हैं। कोई अगर सिलाई का काम हुआ या कोई बल्ब ख़राब हो गया, घर का ट्यूबलाइट ख़राब हो गया, तो हमको लोग को बुलाना पड़ता है। तो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स की कमी होती है, तो उसको इन्हेंस करने का भी तो एक डोमेन होना चाहिए, दैट इज़ द साइकोमोटर डोमेन। इट इज़ मेनली कॉन्सर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल। तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इज इमिटेशन। पहले तो हम दूसरों को देखकर इमिटेट करेंगे। अच्छा, ये ऐसा करके सिलाई कर रही है तो हम भी कोशिश करते हैं, तो हमने इमिटेट कर लिया उसको देखकर। फिर मैनिपुलेशन, ए लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट करती है, कोशिश करती है। फिर प्रिसीशन, फिर एक्यूरेसी आती है, प्रैक्टिस के साथ साथ ही प्रिसीशन आती है। फिर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है। और देन द हाईएस्ट लेवल, दैट इज़ द नेचुरलाइजेशन, जब आपके अंदर वो स्किल एकदम इंटरनलाइज्ड हो जाती है, एकदम घुस जाती है वो स्किल, और आपसे कभी वो निकलेगी नहीं, वो गुण, वो स्किल। स्किल इज़ इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज़ एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई, और मॉडिफाई भी कर सकती है। वो अपने आप से कुछ नया भी बना सकती है, इनोवेट भी कर सकती है। आज का सेशन मैं इतना ही तक ही रखती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस बहुत बड़ा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल में मैं कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ नहीं करती। मैं बस हाथ में फ़ोन लेकर और बुक लेकर ही आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो आज का वीडियो इतना तक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, please hit the like button and do subscribe to my channel. So stay tuned. Bye.